हेलो गाइस बाउंस बैक एक बार से आपका फिर से ड्यू टारगेट कॉमर्स में स्वागत है। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, माय नेम इज अशोक यादव एंड इस वीडियो में हम आगे का चैप्टर जो हमारा चैप्टर 3 चल रहा था धातु एवं अधातु उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले का जो आपने जो 2 पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने पहले वो वाले नहीं देखे तो आई बटन पे ऊपर आ रहे होंगे, आप वहां जाकर के विजिट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि आज हमें क्या है इसमें खास और क्या यहाँ पे हमें पढ़ने के लिए मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप नए आए हैं अभी तो जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहें टाइम टू टाइम और आप अच्छे से पढ़ाई कर सकें। देखते हैं पहले, अब यहाँ बात करते हैं जैसे कि आप पहले जो आप क्लासेस में पढ़ के आए हैं 9th में, चलो पढ़ा नहीं पढ़ा जैसा भी पढ़ा तो पढ़ के आए हैं, तो धातुओं की संख्या ज़्यादातर आपने देखा है कि उन क्लासेस में आपने थोड़ा बहुत भी सुना होगा। तो क्या है, आप देखते हैं आपके आसपास सबसे ज़्यादा धातुएं मौजूद हैं। धातुएं मैंने बताया था जो कि क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ के प्लस चार्ज अपने ऊपर ले लेती हैं, वो धातुएं कहलाती हैं। तो आपने देखा होगा हमारे वातावरण में ज़्यादातर धातुएं पाई जाती हैं जबकि अधातुओं की संख्या कम है। जैसे कि अधातुओं के कुछ उदाहरण देखें एग्जाम्पल में, ब्रोमीन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, आयोडीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ये सारी जो गैसेज है ना, ये सारी अधातुएं हैं सिर्फ। तो ये क्या होता है, ब्रोमीन। अब यहाँ पे एक फैक्ट है, ये है कि ब्रोमीन जो एक ऐसी अधातु है, ऐसी अधातु सिर्फ एक ब्रोमीन है जो कि क्या है, वो तरल रूप में पाई जाती है, यानी लिक्विड के रूप में जो पाई जाने वाली अधातु है, यानी वो पानी जैसे रूप में पाई जाने वाली ब्रोमीन ही है। ठीक है, तो इससे पहले हम धातुओं के बारे में और जानें तो सबसे पहले जानते हैं कि धातुओं के अपवाद क्या क्या हैं। अपवाद का मतलब क्या होता है, अपवाद का मतलब होता है एग्जेम्पशंस, यानी कि उसके कुछ, जैसे कि ये नहीं होता कमी वगैरह, जैसे कुछ खूबी और कमी, तो इसी तरीके से कमियां, यानी कि देखो धातुओं के अपवाद कौन कौन से हैं जो ये बताएं कि वो धातु तो है लेकिन दूसरे नज़र से देखें तो वो धातु भी नहीं लगेंगे कि अरे ये तो धातु भी नहीं है, यानी हम कह रहे हैं धातु है लेकिन अगर दूसरे सेंस में देखें तो वो अधातु लगेंगे, तो अपवाद होते हैं, यानी कि उन्हें अपवाद कहते हैं। तो अब मरकरी जो पारा होता है, आपने देखा होगा थर्मामीटर में होता है वो मरकरी, उसे पारा तो देखा ही होगा। तो क्या है, छोड़कर सारी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस है, यानी जो वो पारा है सिर्फ वो भी धातु है लेकिन वो क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है, और बाकी सारी धातुएं कैसी होती हैं, जो हमारा आसपास का जो तापमान है उस तापमान पर ठोस ही जैसे कि आप कोई भी चीज़ ले लो, लकड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, लोहा प्लास्टिक सब, मतलब लोहा हो गया, तांबा हो गया, सब धातुएं हैं। तो ये सब क्या है, ठोस रूप में दिख रही हैं, लेकिन एक मरकरी है जो आपको लिक्विड के रूप में दिखता है, पारा। ठीक है, तो और क्या होता है, धातुओं का जो गलनांक होता है, गलनांक का मतलब क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, यानी जिस टेम्परेचर पर धातु गल जाए। ठीक है, अब सारी धातुएं, लोहे को आप पिघलाने के लिए कितना ज़्यादा गर्म करते हो, लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके लिए ना ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, वो आप उन्हें हाथ पे रखोगे ना वो वैसे ही पिघल जाएंगी। जैसे कि 2 धातुएं हैं, गैलियम और सीजियम, ये इतने, तो देखो इमेज में देखो गैलियम और सीजियम, यानी हाथ पे हथेली पे रखोगे ना तो वो वैसे ही क्या हो जाएंगी, मेल्ट हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा होती है, यानी कि इतनी कम इनका टेम्परेचर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं आयोडीन भी क्या है, एक अधातु है लेकिन वो क्या है, चमकती है। मैंने बताया था कि सिर्फ धातुएं चमकती हैं, लेकिन अब यहाँ पे क्या अपवाद आ गया, उसका उल्टा क्या आ गया कि आयोडीन चमक रहा है, यानी आयोडीन है तो धातु लेकिन वो है तो अधातु लेकिन वो भी चमक रहा है, तो ये उसका अपवाद हो गया। कार्बन एक ऐसी धातु है जो विभिन्न रूपों में पाई जाती है। आप देखो कार्बन यानी सी, कार्बन क्या है, अलग अलग रूपों में पाई जाती है। आपने हीरा देखा होगा, दिख रहा है, आपने ग्रेफाइट भी देखा होगा, इमेज में देखो ऊपर, तो ये सब क्या है, हीरे किसके रूप है, कार्बन के ही रूप हैं। तो अब देखो है तो कार्बन क्या, अधातु, लेकिन उसके भी रूप कैसे दिख रहे हैं आपको, ठोस रूप भी दिख रहे हैं, यानी ये हो गया ना, उसका अपवाद हो गया। तो इसी तरीके से धातुएं क्षारीय और इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। देखो अब कुछ अधातुएं क्या होती हैं, क्षारीय प्रकृति की होती हैं, जिनको क्या आप चाकू से भी काट सकते हो। ठीक है, तो अब देखो मैंने क्या कहा था, धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो चाकू से भी काटी जा सकती है। जैसे कौन सी काटी जा सकती हैं, सोडियम हो गया, पोटेशियम। गाइज ये ऐसी धातु हैं जिनको आप चाकू से नॉर्मली काट दोगे आराम से कट जाएंगी। तो अब ये उसका एक अपवाद हो गया ना। आगे देखते हैं क्या है, तो अब जान लेते हैं धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में। तो सबसे पहले आप कुछ धातुओं के सैंपल कलेक्ट करो, कुछ जैसे
एल्यूमिनियम ले लो, कॉपर ले लो, और पीबी क्या है यहाँ पे, शीशा है, मैग्नीशियम ले लो, जिंक ले लो, सोडियम, ये कुछ धातुओं के उदाहरण हैं जो आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, कलेक्ट कर लिया आपने। अब देखते हैं यहाँ से क्या होता है धातुओं में कैसे रासायनिक गुणधर्म। अभी तो हमने क्या उनके भौतिक गुणधर्म देखे थे, यानी जो हमें आंखों से नजर आ जाते हैं। आप जानते हैं रासायनिक, तो धातुओं को वायु में दहन करने पर क्या होता है। देखो, जब आप धातु लोगे, मान लो मैंने सोडियम ली और मैं उसको वायु में जला रहा हूँ, ठीक है, या मान लो मैंने कॉपर लिया, अब मैं इसको वायु में जला रहा हूँ, तो क्या करूँगा, धातु ली, कॉपर लिया, ऑक्सीजन में जला रहा हूँ, तो क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। यानी क्या, इससे मेरे को क्या समझ में आया कि जब भी धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो कॉपर ऑक्साइड यानी ऑक्साइड के रूप में कोई ना कोई चीज़ बनेगी, यानी धातु ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे ये ले लो, एल्यूमिनियम ले लिया मैंने एक और उदाहरण, और उसकी ऑक्सीजन से कराई तो क्या बना, Al2O3 यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस तरीके से अब देखो, जितने भी धातुएं होती हैं वो किस प्रकृति की होती हैं, अम्लीय प्रकृति की। अम्लीय प्रकृति का मतलब क्या है कि धातु ऑक्साइड को, ये जो अभी ऊपर बना, अगर हम इसको अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या चीज़ें बनेंगी, एक तो लवण बनेगा और दूसरा जल बनेगा। इसलिए क्या कहते हैं हम इन्हें कि धातुएं अम्लीय प्रकृति की होती हैं। और यह धातुएं किस प्रकृति की होती हैं, इसका अपोजिट, यानी वो क्षारीय प्रकृति की होंगी। ठीक है, तो धातुएं अम्लीय प्रकृति की होती हैं क्योंकि वो लवण और जल बनाती हैं, और क्षारीय प्रकृति की कौन होती हैं, अधातुएं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है कि कुछ ऐसी धातुएं हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दिखाती हैं। तो ऐसी धातुओं को क्या कहेंगे, तो ऐसी धातुओं को गाइस हम कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी देखो क्या होता है, लेकिन कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह के व्यवहार प्रकट करते हैं, यानी वो अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन करके लवण और जल बनाते हैं। अभी तक क्या था कि सिर्फ कॉपर किससे कर रहा था, कॉपर ऑक्साइड HCl से, तो लवण और जल बन रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या करेगा, ये अम्ल और क्षार दोनों से करेंगे ना, तो क्या बनेंगे, लवण और जल दोनों चीज़ें बनेंगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ देखो, धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। तो देखो क्या हो गया, अब चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि Al2O3 लिया मैंने, एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया और उसे HCl से क्रिया कराई, तो क्या बना, AlCl3, और ये क्या है, H2O। ठीक है, H2O, यानी इसमें भी क्या बन रहा है, ये हो गया लवण और ये हो गया जल। ये तो मैंने अभी HCl से कराई, आप इसी की ही आप उससे क्या बोलते हैं, क्षार से भी क्रिया करा के देखना, तो भी क्या बनेगा, यही सेम चीज़ ही बनेगी। ठीक है, यानी लवण बनेगा और जल बनेगा। इसलिए इसको, ऐसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है, उभयधर्मी, ऐसे धातुओं को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, कुछ ऐसी धातुएं भी होती हैं जो कि इतनी जल्दी क्रिया करती हैं वायु से, यानी अगर आप उन्हें वायु में खुला छोड़ दोगे तो इतनी क्रियाशील होती हैं, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि वो वायु से क्रिया करके तुरंत आग पकड़ लेती हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं हैं जो क्या वायु में क्रिया करके जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। इसलिए हम इनको सेफ रखने के लिए क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम की इमेज देखिए, तो इनको सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल में डालते हैं। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। अब आप कहेंगे उसमें डालने से तो और आग पकड़ लेगा क्योंकि वो तो आग लगाने के लिए, तो ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, ऑक्सीजन से उनका जो संपर्क है वो काट देता है, यानी ऑक्सीजन की परत हटा देता है, तो वो वहाँ पे सेफ रहती है। ठीक है, कुछ सामान्य धातुएं वायु से क्रिया कर ऑक्साइड की परत बना देती हैं जिससे कि धातु का क्षरण होता है। और क्या होता है, कुछ धातुएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और एक ऑक्साइड की उनके ऊपर परत चढ़ जाती है, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करी धातु ने, ऑक्साइड की परत बन गई, तो क्या करेंगी, धीरे 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 जैसे जंग लगता है ना, वो धातु को खत्म कर देती हैं, लोहे वगैरह को। अब देखते हैं एनोडीकरण क्या होता है। एनोडीकरण का मतलब होता है एल्यूमिनियम, Al को हम एल्यूमिनियम कहते हैं, एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की यानी ऑक्सीजन की एक मोटी सी परत चढ़ाना क्या कहलाता है, एनोडीकरण कहलाता है। अब आप उसको कैसे चढ़ाएंगे, उसको वायु में खुला छोड़ देंगे, कुछ टाइम बाद उस पर धीरे धीरे से ऑक्सीजन की एक लेयर चढ़ जाएगी जिसे क्या कहा जाता है, एनोडीकरण। लेकिन ये एनोडीकरण उसको क्या करता है, बचाता है, किससे, खराब होने से एल्यूमिनियम को, यानी एल्यूमिनियम खराब ना हो इससे बचाता है। ठीक है, अब बात करते हैं धातु जल से क्रिया कैसे करती हैं। जल से क्रिया करती हैं तो जल से क्रिया करने के बाद क्या बनाती हैं, वो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, जब भी कोई धातु जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये जब भी जल से क्रिया करेंगी क्या बनाएंगी, हाइड्रोजन गैस बनाएंगी और धातु ऑक्साइड बनाएंगी। जैसे कि पोटेशियम ने जल से क्रिया करी तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2, और क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो इस तरीके से। लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं पे पोटेशियम जो है ना वो ठंडे पानी के साथ बहुत ज़्यादा क्रिया करता है, उससे जो हाइड्रोजन गैस निकलती है
वो निकलते ही क्या होती है, आग पकड़ लेती है, इतनी तेज क्रिया करता है पोटेशियम ठंडे जल से। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। इफ यू like this video, please hit the like button and share with your friends also, and don't forget to subscribe our channel.